न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों में। डालेंगे नजर आज की बड़ी खबरों पर पहले देख लेते हैं मुख्य हेडलाइंस। पीएसएलवी C-61 में आई तकनीकी खराबी। प्रक्षेपण के बाद इसरो चीफ बोले मिशन पूरा नहीं हो सका। ऑपरेशन के बाद संवाद का किया गया प्रयास। जयशंकर पर राहुल के आरोप के बीच डीजीएमओ का बयान वायरल। कदम कदम पर मात खा रहा पाकिस्तान, फिर दुनिया के सामने झूठ परोसने की तैयारी। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं खबरों को विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण ज्ञान रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने का प्रयास किया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्च पैड से सुबह 5:59 पर यान को प्रक्षेपित किया गया। हालांकि तकनीकी खामी के कारण उपग्रह को कक्षा में स्थापित नहीं किया गया। लॉन्चिंग से पहले प्रक्षेपण यान पीएसएलवी C-61 की उल्टी गिनती शनिवार को शुरू हो गई थी। EOS-9 किसी भी मौसम परिस्थिति में पृथ्वी की सतह की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने में सक्षम है। कृषि वानिकी के लिहाज से इसरो का ये 101वां मिशन बेहद अहम था। पीएसएलवी C-61 के प्रक्षेपण के बाद आई तकनीकी खराबी को लेकर इसरो प्रमुख वी नारायण ने कहा, तीसरे चरण के संचालन के दौरान परेशानी हुई। वैज्ञानिक अवलोकन कर रहे हैं, मिशन पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि डाटा का विश्लेषण करने के बाद इसरो इस मिशन के संबंध में विस्तृत जानकारी देगा। EOS-9 से वास्तविक समय में मिलने वाली सटीक जानकारी कृषि, वानिकी निगरानी, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। इस मिशन को देश भर में विस्तारित तात्कालिक समय पर होने वाली घटनाओं की जानकारी जुटाने की आवश्यकता को पूरा करना है। EOS-9 से वास्तविक समय में मिलने वाली सटीक जानकारी कृषि, वानिकी निगरानी, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। इस मिशन का उद्देश्य देश भर में विस्तृत तात्कालिक समय पर होने वाली घटनाओं की जानकारी जुटाने की आवश्यकता को पूरा करना है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने का प्रयास किया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्च पैड से सुबह 5:59 पर यान को प्रक्षेपित किया गया। हालांकि तकनीकी खामी के कारण उपग्रह को कक्षा में स्थापित नहीं किया गया। लॉन्चिंग से पहले प्रक्षेपण यान पीएसएलवी C-61 की उल्टी गिनती शनिवार को शुरू हो गई थी। EOS-9 किसी भी मौसम परिस्थिति में पृथ्वी की सतह की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने में सक्षम है। कृषि वानिकी के लिहाज से इसरो का ये 101वां मिशन बेहद अहम था। पीएसएलवी C-61 के प्रक्षेपण के बाद आई तकनीकी खराबी को लेकर इसरो प्रमुख वी नारायण ने कहा, तीसरे चरण के संचालन के दौरान परेशानी हुई। वैज्ञानिक अवलोकन कर रहे हैं, मिशन पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि डाटा का विश्लेषण करने के बाद इसरो इस मिशन के संबंध में विस्तृत जानकारी देगा। EOS-9 से वास्तविक समय में मिलने वाली सटीक जानकारी कृषि, वानिकी निगरानी, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। इस मिशन को देश भर में विस्तारित तात्कालिक समय पर होने वाली घटनाओं की जानकारी जुटाने की आवश्यकता को पूरा करना है। EOS-9 से वास्तविक समय में मिलने वाली सटीक जानकारी कृषि, वानिकी निगरानी, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। इस मिशन का उद्देश्य देश भर में विस्तृत तात्कालिक समय पर होने वाली घटनाओं की जानकारी जुटाने की आवश्यकता को पूरा करना है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने का प्रयास किया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्च पैड से सुबह 5:59 पर यान को प्रक्षेपित किया गया। हालांकि तकनीकी खामी के कारण उपग्रह को कक्षा में स्थापित नहीं किया गया। लॉन्चिंग से पहले प्रक्षेपण यान पीएसएलवी C-61 की उल्टी गिनती शनिवार को शुरू हो गई थी। EOS-9 किसी भी मौसम परिस्थिति में पृथ्वी की सतह की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने में सक्षम है। कृषि वानिकी के लिहाज से इसरो का ये 101वां मिशन बेहद अहम था।
PSLV C61 के प्रक्षेपण के बाद आई तकनीकी खराबी को लेकर इसरो प्रमुख वी नारायण ने कहा, तीसरे चरण के संचालन के दौरान परेशानी हुई। वैज्ञानिक अवलोकन कर रहे हैं, मिशन पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि डाटा का विश्लेषण करने के बाद इसरो इस मिशन के संबंध में विस्तृत जानकारी देगा। EOS 9 से वास्तविक समय में मिलने वाली सटीक जानकारी कृषि, वानिकी निगरानी, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। इस मिशन को देश भर में विस्तारित तात्कालिक समय पर होने वाली घटनाओं की जानकारी जुटाने की आवश्यकता को पूरा करना है। EOS 9 से वास्तविक समय में मिलने वाली सटीक जानकारी कृषि, वानिकी निगरानी, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। इस मिशन का उद्देश्य देश भर में विस्तृत तात्कालिक समय पर होने वाली घटनाओं की जानकारी जुटाने की आवश्यकता को पूरा करना है। Perfectly, but during the functioning of the third stage, we are seeing a observation. And the mission could not be accomplished. After analysis, we shall come back. Thank you. और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्र सरकार के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर आरोप लगाया कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को हमले की जानकारी पहले ही दे दी थी। इस पर अब सेना की ओर से स्पष्टीकरण आया है। राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया जिससे विदेश मंत्री जयशंकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में ही पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी। इसी बात को आधार बनाकर राहुल गांधी ने कहा, हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचना देना एक अपराध है। विदेश मंत्री ने खुद सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार किया है। किसने इसकी अनुमति दी थी? इस वजह से हमारी वायुसेना ने कितने विमान गंवाए? सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने 11 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के आरोपों पर परोक्ष रूप से जवाब दिया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद हमने पाकिस्तान को यह बताने की कोशिश की कि हमें आतंक के केंद्र पर हमला करने की मजबूरी थी, लेकिन पाकिस्तान के DGMO ने हमारी बात को सख्ती से खारिज कर दिया और कहा कि इसका गंभीर जवाब दिया जाएगा। हम इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। इससे साफ होता है कि भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले नहीं बल्कि उसके तुरंत बाद संपर्क करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर आरोप लगाया कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को हमले की जानकारी पहले ही दे दी थी। इस पर अब सेना की ओर से स्पष्टीकरण आया है। राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया जिससे विदेश मंत्री जयशंकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में ही पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी। इसी बात को आधार बनाकर राहुल गांधी ने कहा, हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचना देना एक अपराध है। विदेश मंत्री ने खुद सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार किया है। किसने इसकी अनुमति दी थी? इस वजह से हमारी वायुसेना ने कितने विमान गंवाए? सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने 11 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के आरोपों पर परोक्ष रूप से जवाब दिया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद हमने पाकिस्तान को यह बताने की कोशिश की कि हमें आतंक के केंद्र पर हमला करने की मजबूरी थी, लेकिन पाकिस्तान के DGMO ने हमारी बात को सख्ती से खारिज कर दिया और कहा कि इसका गंभीर जवाब दिया जाएगा। हम इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। इससे साफ होता है कि भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले नहीं बल्कि उसके तुरंत बाद संपर्क करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर आरोप लगाया कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को हमले की जानकारी पहले ही दे दी थी। इस पर अब सेना की ओर से स्पष्टीकरण आया है। राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया जिससे विदेश मंत्री जयशंकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में ही पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी। इसी बात को आधार बनाकर राहुल गांधी ने कहा, हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचना देना एक अपराध है। विदेश मंत्री ने खुद सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार किया है। किसने इसकी अनुमति दी थी? इस वजह से हमारी वायुसेना ने कितने विमान गंवाए? सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल
राजीव घई ने 11 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के आरोपों पर परोक्ष रूप से जवाब दिया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद हमने पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश की कि हमें आतंक के केंद्र पर हमला करने की मजबूरी थी, लेकिन पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारी बात को सख्ती से खारिज कर दिया और कहा कि इसका गंभीर जवाब दिया जाएगा। हम इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। इससे साफ होता है कि भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले नहीं बल्कि उसके तुरंत बाद संपर्क करने की कोशिश की। और अब देखते हैं अगली खबर। आतंकवाद का पनाहगाह पाकिस्तान हर कदम पर, हर मोर्चे पर भारत से मात खा रहा है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस जाकर पड़ोसी के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त किया। फिर सरकार ने सांसदों की 7 टीमों को दुनिया भर में भेजकर पाकिस्तान का नापाक चेहरा उजागर करने का फैसला किया। इसकी नकल करते हुए पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सियालकोट की परसूर छावनी पहुंचे और अब उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हालिया माहौल को लेकर वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान का पक्ष रखने को कहा। इस नकल के ऐलान बिलावल ने खुद किया। उन्होंने एक्स पर कहा कि शहबाज शरीफ ने उनसे संपर्क किया और उनसे एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए कहा। उन्होंने लिखा, आज सुबह प्रधानमंत्री ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने अनुरोध किया कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति के लिए पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करूं। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। मैं इस चुनौतीपूर्ण समय में पाकिस्तान की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध रहने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस बीच पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशहाक डार ने एक बार फिर भारत से बातचीत की गुहार लगाई। उन्होंने शनिवार को एक मीडिया चैनल से कहा कि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम कायम है, तनाव कम करने की दिशा में काम सही दिशा में हो रहा है और हम योजनाओं पर अमल कर रहे हैं। अगला कदम बातचीत ही है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस जाकर पड़ोसी के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त किया। फिर सरकार ने सांसदों की 7 टीमों को दुनिया भर में भेजकर पाकिस्तान का नापाक चेहरा उजागर करने का फैसला किया। इसकी नकल करते हुए पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सियालकोट की परसूर छावनी पहुंचे और अब उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हालिया माहौल को लेकर वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान का पक्ष रखने को कहा। इस नकल के ऐलान बिलावल ने खुद किया। उन्होंने एक्स पर कहा कि शहबाज शरीफ ने उनसे संपर्क किया और उनसे एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए कहा। उन्होंने लिखा, आज सुबह प्रधानमंत्री ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने अनुरोध किया कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति के लिए पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करूं। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। मैं इस चुनौतीपूर्ण समय में पाकिस्तान की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध रहने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस बीच पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशहाक डार ने एक बार फिर भारत से बातचीत की गुहार लगाई। उन्होंने शनिवार को एक मीडिया चैनल से कहा कि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम कायम है, तनाव कम करने की दिशा में काम सही दिशा में हो रहा है और हम योजनाओं पर अमल कर रहे हैं। अगला कदम बातचीत ही है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस जाकर पड़ोसी के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त किया। फिर सरकार ने सांसदों की 7 टीमों को दुनिया भर में भेजकर पाकिस्तान का नापाक चेहरा उजागर करने का फैसला किया। इसकी नकल करते हुए पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सियालकोट की परसूर छावनी पहुंचे और अब उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हालिया माहौल को लेकर वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान का पक्ष रखने को कहा। इस नकल के ऐलान बिलावल ने खुद किया। उन्होंने एक्स पर कहा कि शहबाज शरीफ ने उनसे संपर्क किया और उनसे एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए कहा। उन्होंने लिखा, आज सुबह प्रधानमंत्री ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने अनुरोध किया कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति के लिए पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करूं। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। मैं इस चुनौतीपूर्ण समय में पाकिस्तान की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध रहने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस बीच पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशहाक डार ने एक बार फिर भारत से बातचीत की गुहार लगाई। उन्होंने शनिवार को एक मीडिया चैनल से कहा कि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम कायम है, तनाव कम करने की दिशा में काम सही दिशा में हो रहा है और हम योजनाओं पर अमल कर रहे हैं। अगला कदम बातचीत ही है। अब देखते हैं अगली खबर। ईशांत ने विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर की बात की है।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शान ने कहा कि वो इस फैसले से हैरान है क्योंकि विराट अभी भी सुपर फिट है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए जल्द ही टीम का ऐलान होने वाला है। सबसे लंबे प्रारूप में टीम इंडिया के नए कप्तान को लेकर इंतजार भी फैंस की दिलचस्पी को और बढ़ा रहा है। इस रेस में जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल है। हालांकि अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा का कहना है कि इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम की अगुवाई जसप्रीत बुमराह करेंगे और शुभमन गिल को यह पद तभी दिया जा सकता है जब ये तेज गेंदबाज 5 मैच की पूरी टेस्ट सीरीज के लिए फिट नहीं होगा। भारतीय टीम के इंग्लैंड रवाना होने से कुछ सप्ताह पहले रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कप्तानी की बहस तेज हो गई थी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 20 जून से होगी और 4 अगस्त तक चलेगी। ईशांत ने कहा, अगर बुमराह फिट है तो मैं कहूंगा कि बुमराह वो पहली पसंद है। उनके पास इतना अनुभव है, लेकिन अगर वो सभी 5 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे तो जाहिर तौर पर शुभमन गिल ही होगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शान ने कहा कि वो इस फैसले से हैरान है क्योंकि विराट अभी भी सुपर फिट है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए जल्द ही टीम का ऐलान होने वाला है। सबसे लंबे प्रारूप में टीम इंडिया के नए कप्तान को लेकर इंतजार भी फैंस की दिलचस्पी को और बढ़ा रहा है। इस रेस में जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल है। हालांकि अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा का कहना है कि इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम की अगुवाई जसप्रीत बुमराह करेंगे और शुभमन गिल को यह पद तभी दिया जा सकता है जब ये तेज गेंदबाज 5 मैच की पूरी टेस्ट सीरीज के लिए फिट नहीं होगा। भारतीय टीम के इंग्लैंड रवाना होने से कुछ सप्ताह पहले रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कप्तानी की बहस तेज हो गई थी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 20 जून से होगी और 4 अगस्त तक चलेगी। ईशांत ने कहा, अगर बुमराह फिट है तो मैं कहूंगा कि बुमराह वो पहली पसंद है। उनके पास इतना अनुभव है, लेकिन अगर वो सभी 5 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे तो जाहिर तौर पर शुभमन गिल ही होगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शान ने कहा कि वो इस फैसले से हैरान है क्योंकि विराट अभी भी सुपर फिट है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए जल्द ही टीम का ऐलान होने वाला है। सबसे लंबे प्रारूप में टीम इंडिया के नए कप्तान को लेकर इंतजार भी फैंस की दिलचस्पी को और बढ़ा रहा है। इस रेस में जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल है। हालांकि अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा का कहना है कि इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम की अगुवाई जसप्रीत बुमराह करेंगे और शुभमन गिल को यह पद तभी दिया जा सकता है जब ये तेज गेंदबाज 5 मैच की पूरी टेस्ट सीरीज के लिए फिट नहीं होगा। भारतीय टीम के इंग्लैंड रवाना होने से कुछ सप्ताह पहले रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कप्तानी की बहस तेज हो गई थी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 20 जून से होगी और 4 अगस्त तक चलेगी। ईशांत ने कहा, अगर बुमराह फिट है तो मैं कहूंगा कि बुमराह वो पहली पसंद है। उनके पास इतना अनुभव है, लेकिन अगर वो सभी 5 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे तो जाहिर तौर पर शुभमन गिल ही होगा। अब देखते हैं अगली खबर। भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच तुर्की द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने तुर्की विश्वविद्यालयों के साथ सभी समझौतों को निलंबित कर दिया है। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में संस्थान ने कहा कि तुर्की से जुड़ी मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति के कारण आईआईटी बॉम्बे अगले नोटिस तक तुर्की विश्वविद्यालयों के साथ अपने समझौतों को निलंबित करने की प्रक्रिया कर रहा है। संस्थान वर्तमान में कुछ तुर्की संस्थानों के साथ फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम चला रहा है। ये घटनाक्रम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने और उसके बाद भारत के साथ संघर्ष बढ़ने के बाद हुआ है। इससे पहले आईआईटी रुड़की ने तुर्की के इन दोनों विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया था। आईआईटी रुड़की ने एक्स पर पोस्ट किया था, संस्थान वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो इसकी शैक्षणिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है और राष्ट्रीय हित को बनाए रखता है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जैसे निजी संस्थानों ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने पर 23 तुर्की और अजरबैजानी विश्वविद्यालयों के साथ अपने शैक्षणिक सहयोग को समाप्त कर दिया है। समर्थन दिए जाने के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने तुर्की विश्वविद्यालयों के साथ सभी समझौतों को निलंबित कर दिया है। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में संस्थान ने कहा कि तुर्की से जुड़ी मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति के कारण आईआईटी बॉम्बे अगले नोटिस तक तुर्की विश्वविद्यालयों के साथ अपने समझौतों को निलंबित करने की प्रक्रिया कर रहा है। संस्थान वर्तमान में कुछ तुर्की संस्थानों के साथ फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम चला रहा है। ये घटनाक्रम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने और उसके बाद भारत के साथ संघर्ष बढ़ने के बाद हुआ है। इससे पहले आईआईटी रुड़की ने तुर्की के इन दोनों विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया था।
आईआईटी रुड़की ने एक्स पर पोस्ट किया था, संस्थान वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो इसकी शैक्षणिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है और राष्ट्रीय हित को बनाए रखता है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जैसे निजी संस्थानों ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने पर 23 तुर्की और अजरबैजानी विश्वविद्यालयों के साथ अपने शैक्षणिक सहयोग को समाप्त कर दिया है। समर्थन दिए जाने के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने तुर्की विश्वविद्यालयों के साथ सभी समझौतों को निलंबित कर दिया है। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में संस्थान ने कहा कि तुर्की से जुड़ी मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति के कारण आईआईटी बॉम्बे अगले नोटिस तक तुर्की विश्वविद्यालयों के साथ अपने समझौतों को निलंबित करने की प्रक्रिया कर रहा है। संस्थान वर्तमान में कुछ तुर्की संस्थानों के साथ फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम चला रहा है। ये घटनाक्रम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने और उसके बाद भारत के साथ संघर्ष बढ़ने के बाद हुआ है। इससे पहले आईआईटी रुड़की ने तुर्की के इन दोनों विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया था। आईआईटी रुड़की ने एक्स पर पोस्ट किया था, संस्थान वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो इसकी शैक्षणिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है और राष्ट्रीय हित को बनाए रखता है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जैसे निजी संस्थानों ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने पर 23 तुर्की और अजरबैजानी विश्वविद्यालयों के साथ अपने शैक्षणिक सहयोग को समाप्त कर दिया है। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश विदेश की तमाम खबरें। आगे की खबरों के लिए आप रहिए मेरी सहयोगी मयूरी के साथ और तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज टीवी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच